कल की क्लास में हमने बताया था कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, अगर किसी भी अगर पार्टिकल का डिस्क्रिप्शन हमें जानना है तो हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से जान सकते हैं। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे क्या क्या थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, क्या निकली थी? 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी हमने निकलवाई थी, क्या निकली थी? 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 5 डॉट स्क्वायर। ये हमारा किसके लिए था? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। और तीसरा हमारा जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी क्या निकलवाई थी? T इक्वल टू 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अब इसी में अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, अगर इसमें हम ग्रेड ऑपरेटर निकालें, डेल या डेल टू स्क्वायर निकालें, जिसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, तो इस तरीके से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम डेल हमारा बेसिकली क्या होता है? डेल इज इक्विवेलेंट टू आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड होता है। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डेल की वैल्यू देखें तो डेल की जो हमारे ऑपरेटर की वैल्यू होगी, यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे? एक हमारा r होगा पोजीशन वेक्टर, दूसरा हमारा होगा थीटा और तीसरा हमारा होगा फाई। इसी के करस्पॉन्ड में अगर हमारे यूनिट वेक्टर r कैप हो, थीटा कैप हो और फाई कैप हो, तो हम कैसे लिखेंगे? यहां से देखिए, डेल इक्वल टू हम लिखेंगे r कैप डेल डेल r प्लस थीटा कैप अपान r साइन थीटा डेल डेल थीटा प्लस फाई कैप अपान, इसमें साइन थीटा नहीं होता है, इसमें होता है साइन थीटा, साइन थीटा डेल डेल। ये हम डेल को अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? r कैप डेल डेल r प्लस थीटा कैप r डेल डेल थीटा प्लस फाई कैप r साइन थीटा डेल डेल फाई। और इसी का अगर हम डेल टू कैलकुलेट करें तो डेल टू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल टू हमारा क्या हो जाता है? डेल डॉट डेल, और इसकी जो वैल्यू लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? यहां से देखिए, इसकी वैल्यू आती है 1/r स्क्वायर डेल डेल r स्क्वायर डेल डेल r प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल टू डेल स्क्वायर। ये हमारी डेल टू की वैल्यू आती है। यहाँ पे देखिए, इसका हमने यहाँ पे इसलिए बता दिया, जब भी हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो हमें डेल टी या डेल टू की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो डेल टू की वैल्यू ये आती है। इसी को हम जब कोई भी हमारा वेव फंक्शन होगा, मान लीजिए साई होगा, तो हम साई के ऊपर क्या कर देंगे? इसको ऑपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, जैसे मान लीजिए हम सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें जहां पर हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, पहला केस बात करें, हमारे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, और 3 वेरिएबल वो आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो पहली कंडीशन अगर हम बात करें, अगर वो तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो देखिए यहां से क्या होगा? अगर हम मान लें x हमारा कोऑर्डिनेट है, दूसरा y कोऑर्डिनेट है, तीसरा z कोऑर्डिनेट है।
अगर तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है तो तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसके कारण मान लीजिए x को अगर हमने 4 माना, y को 5 माना, तो z को हम मान लेते हैं 2 पावर 10 मान लेते हैं, तो आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो जब हमारे तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे तो नंबर ऑफ हमारा जो पॉसिबिलिटी चूजन होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी में से अगर हमने कह दिया कि इनमें से तो एक कोई रिलेशन है, मान लीजिए हमने रिलेशन दे दिया दूसरे कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हमने क्या दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एक हमने रिलेशन कर दिया तीनों के बीच में। तो जैसे रिलेशन करेंगे, देखिए अगर x को हम 4 मानेंगे और y को हमारे क्या मानेंगे 5 मानेंगे, तो z हमारा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहां पर हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी, तीनों को हम सिलेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ पर हमारे जो मेथड होंगे वो ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, केवल हमें x और y को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, z ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब हमने एक कोई रिलेशन लगा दिया तो जो हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेथड थे वो क्या हो गए, कम हो गए। अब इसी के साथ में अगर हम एक और बात करते हैं कि x प्लस वाई जेड तो है ही साथ में, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, और दूसरा कंडीशन हमने लगा दिया x इक्वल टू z लगा दिया। अब यहां से देखिए ये एक रिलेशन है, साथ ही साथ हमारा एक दूसरा रिलेशन है जिसमें x इक्वल टू हमारा क्या है, z है। तो अब देखिए अगर x की वैल्यू हम 4 मानेंगे, y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, z की वैल्यू क्या है, ये भी 4 हो जाएगी, और इन दोनों के कारण हमारे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी -8। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए केवल हमने x को सिलेक्ट किया और दो रिलेशन के कारण हमारे ये दोनों क्या हो गए, उसी पे डिपेंडेंट हो गए। तो कहने का मतलब है यहाँ से जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे रिलेशन बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हमारे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो जो हमारी चॉइस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर हमें तीनों को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, दूसरे केस में हमने केवल एक्स वाई को सिलेक्ट किया और तीसरे केस में हमने केवल x को सिलेक्ट किया, बाकी दोनों उसी से क्या हो गए, उसी के बेस पे ये कैलकुलेट हो गए। तो पहला हमारा एक कंक्लूड क्या निकला कि जब भी हमारे नंबर ऑफ रिलेशन आपस में जो वेरिएबल्स होंगे उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, चॉइस जो होगी वो हमारी होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं था तो हमारे चॉइस कितनी थी, हम x को भी कोई मान सकते थे, y को भी कुछ भी मान सकते थे, z को भी कुछ भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन लगा दिया तो x y केवल हमारे डिपेंडेंट है, x y इंडिपेंडेंट है, बाकी z क्या हो जाएगा, x y पर ही डिपेंड हो जाएगा। तो चॉइस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा एक और रिलेशन हमने लगा दिया तो केवल हम x को सिलेक्ट करेंगे, y z ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x पर ही डिपेंड है। तो इस तरीके से हमारी जो चॉइस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ वन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जब हमने माना कोई भी सिस्टम है जिसमें केवल सिंगल पार्टिकल है, मैकेनिक्स ऑफ वन पार्टिकल। अगर हम माने ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड ये हमारी एक्सिस है, यहां पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, P है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने माना x y z है। तो इसके जो हम पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, r वेक्टर इक्वल टू हमारा इसमें x एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, x है, y एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, y है, और z एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, z है। तो r वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस j। ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब हमें पोजीशन वेक्टर है, जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल मूव करने से इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा, चेंज होगा टाइम के साथ में। और जब भी कोई हमारा पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, तो उस पार्टिकल में क्या हो जाती है, वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, v वेक्टर इक्वल टू हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेट ऑफ चेंज ऑफ हम डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से dr/dt को हम क्या लिखते हैं, r डॉट लिखते हैं,
और यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x डॉट i प्लस y डॉट j प्लस z डॉट j। तो वन सिस्टम पार्टिकल के लिए हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात कर रहे हैं, xi प्लस yj प्लस zk। और जब पार्टिकल मूव करेगा तो ये कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे और ये कोऑर्डिनेट चेंज होने से इसमें क्या हो जाएगी, वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x डॉट i प्लस y डॉट j प्लस z डॉट k। और वेलोसिटी में चेंज होगा तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कि जब भी किसी पार्टिकल में मोमेंटम में चेंज होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन या फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, d2r dt स्क्वायर लिखते हैं, या हम इसको क्या लिखेंगे, r डबल डॉट। और यहां से डबल डॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, x डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j प्लस z डबल डॉट। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल का मास हम m माने, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जिसका मास m है तो मास m होने से इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी होगा और साथ साथ में इसमें फोर्स भी होगा। तो मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, p वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी जब करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, m r डॉट। इसको क्या लिखेंगे, m r डॉट। यहां पे डॉट का मतलब हमने बताया था कि डॉट का मतलब होता है जब भी किसी भी क्वांटिटी को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और डबल डॉट का मतलब होता है दो बार हम उसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ v में हमारा क्या हो जाएगा, m r डॉट। देखिए यहां से क्वेश्चन से v इक्वल टू हमारा क्या है, r डॉट है। और अगर इसी को हम फोर्स लिखें तो f इक्वल टू क्या होगा हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m r, और यहां से वेक्टर लगा देंगे। तो जब भी हमारा कोई भी पार्टिकल हमारा मूव करेगा तो ये उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, वेलोसिटी होगी, ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेलोसिटी होगी, ये एक्सेलरेशन होगा, ये मोमेंटम होगा और ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है। अब इसके, हाँ, अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं जो हमारे मोशन के पार्टिकल के लिए डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज हैं। तो पहला कंजर्वेशन लॉ क्या है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए यहां से पहला हमारा जो कंजर्वेशन लॉ है क्या है, फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे लीनियर मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर कोई पार्टिकल हमारा लीनियर मोशन कर रहा है तो लीनियर मोशन में क्या हो जाएगा, उसमें फोर्स लगेगा और फोर्स जो हमारा किससे होगा, ड्यू टू द चेंज इन द मोमेंटम। तो अगर हम फोर्स को लिखना चाहें तो F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dp। ये न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स लॉ क्या बताता है, अगर किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होने से उसमें क्या हो जाता है, फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो F इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, dp dt। अब यहाँ पे अगर हम माने, अगर किसी पार्टिकल पे अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर हमारा फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर हम माने F इक्वल टू 0 है, मतलब कि कोई पार्टिकल है उस पे हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जब कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dp dt इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और dp dt इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, इफ f इक्वल टू 0 मींस if no external force is applied on the particle then linear momentum of the particle will remain constant। जब हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे, उस समय उस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है सबको। अब यहाँ पे P का अभी हमने फार्मूला बताया था, P का हमने फार्मूला बताया था, P इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, m r डॉट लिखते हैं। तो अगर dp by dt लिखेंगे तो
हम क्या लिख सकते हैं, डी dt ऑफ m r इक्वल टू 0, या हम लिख देंगे यहीं से m r डॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस नियम को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और सिंपल सा स्टेटमेंट है, यहां से देखिए न्यूटन थ्योरी के हिसाब से F इक्वल टू हमारा होता है dp बाई dt। अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो dp बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और dp बाई dt 0 होने का मतलब है कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर वन पार्टिकल। हम केवल अभी सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अभी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे नहीं जा रहे हैं, केवल हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबको क्लियर है? अब दूसरा मोमेंटम। अगर हम बात करें कि पार्टिकल हमारा लीनियर मोशन के साथ साथ एंगुलर मोशन भी है या केवल एंगुलर मोशन है, तो दूसरा हमारा जो नियम है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो हमारा लीनियर मोमेंट होता है, इसी लीनियर मोमेंट का जो मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम ये से डिनोट करते हैं, और अगर किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, J इक्वल टू आई ओमेगा। या इसको अगर हम आई को अगर हम एम स्क्वायर और यहाँ से b बाई आर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं mdr। या इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, r प्लस p। मींस लीनियर मोमेंटम का जो हमारा होता है मोमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम का हम चेंज निकालें, मींस dj बाई dt निकालें, तो dj बाई dt क्या हो जाएगा, dj बाई dt इक्वल टू हो जाएगा d dt ऑफ r क्रॉस। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ r क्रॉस p। और जब हम जानते हैं अगर हमारा a क्रॉस b होता है और उसका हम डिफरेंशिएशन करना होता है, तो पहले डिफरेंशिएशन किस पे होगा, r पे होगा, p एज इट इज रहेगा। फिर सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, r ऐसे ही रहेगा, p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dj dt इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पहला अगर हम इसको कर दें dr dt क्रॉस p, दूसरे टर्म में हम क्या कर देंगे, r क्रॉस dp dt। dr by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, v क्रॉस p प्लस यहां से क्या लिखेंगे, r dp by dt हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। अब v और p में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगले स्टेप में अगर हम करेंगे v क्रॉस इनटू mv क्रॉस प्लस r क्रॉस। अब यहां से देखिए v क्रॉस हम जानते हैं अगर हमारे दोनों वेक्टर समान होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि थीटा क्या हो जाता है, 0 होता है। और a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, ab sin थीटा n कैप होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस r क्रॉस। अब r क्रॉस f इसको हम लोग जानते हैं, ये हमारा कहलाता है रोटेशनल फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे, टाउ। टाउ इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस होता है। जैसा हमारा मोशन, लीनियर मोशन, किसी भी पार्टिकल को अगर हमें लीनियर मोशन करना है तो उसके लिए हमें क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है। उसी प्रकार से अगर कोई पार्टिकल या हमारा ऑब्जेक्ट अगर एंगुलर मोशन करेगा तो एंगुलर मोशन के लिए जो फोर्स करता है वही यहाँ पर क्या काम करता है, टॉर्क करता है। तो यहाँ से dj by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में ये जो हमारी इक्वेशन निकली है dj dt इक्वल टू टाउ। अब इसमें क्या है, कंडीशन लगा दें। क्या कंडीशन लगा दें, पहली कंडीशन है ये इफ टाउ इक्वल टू 0। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, तो जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dj dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो
तो कहने का मतलब डी डी टी जीरो हो गया, तो जे इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब कोई पार्टिकल हमारा एंगुलर मोशन करता है और उस पर हम कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते हैं, तो उस कंडीशन में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। J इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है, J1 इक्वल टू J2, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, टाइम के साथ में बदलेगा नहीं। तो ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। tau 0 है, means no external torque is present, then total angular momentum of particle remains constant. This is called conservation of angular momentum. Clear है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को अभी तक? अब थर्ड देखो, थर्ड हमारा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, अगर कोई पार्टिकल पे फोर्स जो लग रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो हमारा कैसा नेचर है, कंजर्वेटिव है, संरक्षित बल है, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे कंडीशन लगी है, फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर जो हमारा बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं अगर वो कंजर्वेटिव है, तभी क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। या इन दोनों को अगर मिला के कहें, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम क्या मानते हैं, फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर बात करें कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो ये सब आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिव मींस होता है ऐसा फोर्स जो क्या करे, पाथ पर डिपेंड ना करे, केवल हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी मैथमेटिकल कंडीशन होती है, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसको कर्ल F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, या उसके फोर्स को हम कोई स्केलर पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस ग्रेड U, जहां पर U हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी किसके लिए होती है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है। तो अगर कोई हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके लिए हमारा कर्ल F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। और अगर कर्ल F इक्वल टू 0 है, F को हम हमेशा एक स्केलर पोटेंशियल के रूप में लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस ग्रेड U। यहाँ पर U हमारा कहलाता है स्केलर पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी दो कंडीशन हो जाएगी, F इक्वल टू माइनस ग्रेड U, और अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होगा तो टोटल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है सबको? ये हमारे तीनों कंजर्वेशन लॉ हो गए। पहला हमारा लीनियर, देखो सब में कंजर्वेशन लॉ में क्या माना गया है, कोई हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जैसे पहला हमने बताया लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के लिए क्या था, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी कंडीशन में हमने क्या माना, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं उस समय हम मानते हैं अगर हम बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, if no external torque is applied then angular momentum will remain constant, तो उस समय angular momentum क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरा हमारी कंडीशन है, अगर हमारे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, उस कंडीशन में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमारा हो गया मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ मैकेनिक्स ऑफ वन पार्टिकल। अब अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहां से हम एक पार्टिकल के बजाय अगर मान ले हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगला हमारा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और यही जो तीनों हमारे कंजर्वेशन लॉ है
वो भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसका जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम मान लेते हैं, अगर हम 2D की बात करें, हमने कोई माना ये कोई है हमारा सिस्टम, ठीक। ये क्या है, बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना है। ये हमने मान लिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल से मिलकर बना है। कैसे पार्टिकल है, इनका मास कितना है, m1 m2 m3 m4, और इनका पोजीशन वेक्टर क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, r1 r2 r3 r4। इनके हमने क्या माना, इनके मास हमने माने m1 m2 m3 m4 और इनके जो पोजीशन वेक्टर माने हैं r1 r2 r3 r, इस तरीके से हमने क्या माने हैं, ये हमने ये पोजीशन वेक्टर माने हैं। तो जो भी हमारा सिस्टम है वहां पर क्या होगा, ये हमारे डिफरेंट हमने पार्टिकल्स माने हैं जिनके पोजीशन वेक्टर भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर क्या होगा, सारा का सारा इसका मास कंसंट्रेट होगा, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल इस तरीके से है, तो उस पार्टिकल में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे टोटल मास कंसंट्रेट होता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का अगर हम पोजीशन वेक्टर r माने, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो r को हम कैसे लिखते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये क्या होता है, इस r को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये कौन सा पॉइंट होता है, ये सिस्टम के, देखो सेंटर ऑफ मास हमारा कहीं भी हो सकता है, सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हम पोजीशन वेक्टर अगर r मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम क्या लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। और इसी को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, समेशन i m1 ri mi ri अपान समेशन i mi। ये हमने देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिख दिया। सेंटर ऑफ मास की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसपे सिस्टम का पूरा मास हमारा कंसंट्रेट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और उसका जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है r इक्वल टू, इस इक्वेशन से दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो समेशन i mi, ये क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारा जो हमने माना है, कोई भी हमारा बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, या उसका हमने टोटल मास मान लिया। टोटल मास को अगर हम कैपिटल M से लिखे, तो कैपिटल M के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से हो जाएंगे। तो समेशन mi इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i mi इक्वल टू कैपिटल M, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बॉडी। तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन i mi ri अपान, या अगर हम इसको हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो हम क्या लिख देंगे, समेशन i mi ri इक्वल टू mr। ये हमारा वो क्वेश्चन हो जाएगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो थे उनको हमने मान लिया है सेंटर ऑफ मास, जिसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू r है mi ri इक्वल टू mr। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी बॉडी जो है, जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये अगर मूव करे, तो जब ये मूव करेगी तो क्या होंगे, ये पार्टिकल भी सारे मूव करेंगे, और जब ये पार्टिकल मूव करेंगे तो इनके पोजीशन वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो उस केस में जब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ मास का ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये भी चेंज होगा। और ये क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारे r1 r2 r3 भी चेंज होंगे। तो उस समय जब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा,
तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होगी और साथ साथ में यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर हमारी वेलोसिटी v हो तो v इक्वल तो हम क्या लिखेंगे, v हमारी वेलोसिटी किसकी है, ये सेंटर ऑफ मास की है। जब हमने माना कि हमारा जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूव करने से उसकी वेलोसिटी अगर v माने तो v को हम कैसे लिखेंगे, m1 v1। v1 हमारा क्या है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है, प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, mv इक्वल टू, और ये v1 हमारा क्या होगा, इसका अगर पोजीशन वेक्टर r1 है तो v1 को हम क्या लिखेंगे, m1 dr1 अपान, इसको हम यहां पे इक्वेशन लिख देते हैं, रफ किए दे रहे हैं, इसको साइड में लिख देते हैं, समेशन i mi इक्वल टू m कैपिटल R। mi m1 dr1 अपान dt प्लस m2 dr2 अपान dt, ये हमारी क्या हो जाएगी, जो भी डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी हो जाएगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, m1 r1 डॉट प्लस m2 r2 डॉट, और इसी को अगर हम समेशन में लिख देंगे तो क्या लिख सकते हैं, समेशन i mi। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा तो वहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा और उसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी समेशन i mi ri डॉट इक्वल टू, और v को हम कैसे लिख देंगे, dr by dt मींस r डॉट, mi ri डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m r डॉट। क्लियर है सबको, बताओ बेटा। अब अगर वेलोसिटी है, जब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव करेगा तो वेलोसिटी होने से उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा एक्सेलरेशन a हो तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं, यहां से तीसरी क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसमें हम mr डबल डॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन i mi ri। ये तीनों हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ये हमारी एक्सेलरेशन के लिए है, ये हमारी क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और ये क्या है, वेलोसिटी के लिए है। तो ये सेंटर ऑफ मास के लिए हो जाएगा सिस्टम ऑफ